सबको प्रेरित करने के लिए और इस पूरे विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं आदरणीय श्री पंकज जी को आमंत्रित करता हूं कि वो इस संदर्भ में आज बात रखें कि हम एक जिस व्यवस्था परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं वो हमारी व्यवस्था कैसी है। परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। आदरणीय सच्चिदानंद जी, शायद जयदीप जी और राकेश जी तो नहीं दिख रहे हैं, आदरणीय सुमन बहन जी, आदरणीय अन्य बहन जी और हमारी छात्रा बहनों तथा भाइयों, आज का जो विषय पूज्य स्वामी जी ने आदेश दिया है वो वैसे तो बड़ा विशद है, संक्षेप में उस पर निष्कर्ष के रूप में चर्चा कर लेंगे, बाद में उसको डिटेल में विस्तार से बाद में करेंगे। विस्तार में बाद में। तो चूंकि पहले शिक्षा की बात कही है तो वहीं से शुरू करता हूं। तो आज जो स्थिति है पहले हम उसे अगर समझ लें तो फिर अपने आप ये पता चल जाएगा कि जो गड़बड़ है वो कहाँ है। अब वर्तमान में जो शिक्षा नीति चल रही है, अभी 1947 से ये स्थिति हुई है। पहले ब्रिटिश भारत में थी, फिर माने ब्रिटिश भारत का अर्थ है आधा भारत, शेष भारत में नहीं थी। फिर इन्होंने 1947 से, जिस समय जरा उथल पुथल थी, मार काट था, लोग परेशान थे, अरे भाई किसी तरह तो अंग्रेज जाएं, चलो अपना राज्य आ गया, अपना है संभाल लेंगे, इसमें प्रसन्न थे, स्वागत कर रहे थे। उसमें उथल पुथल में इन्होंने क्या किया, सारे ही देश में वो शिक्षा व्यवस्था और वो संपूर्ण राजकीय व्यवस्था ला दी जिसके विरुद्ध लगातार हम 1858 से 1947 तक संघर्ष कर रहे हैं। तो अब जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी है, चूंकि उसी शिक्षा व्यवस्था से ज्यादातर लोग निकले हैं, हम सब लोग, तो अगर विशेष अध्ययन न करें, विशेषतः न जाने, तो मनुष्य का स्वभाव है कि जो शिक्षा प्राप्त करता है उसके प्रति बड़ा आत्ममुग्ध रहता है कि ये तो कुछ श्रेष्ठ ही है, ज्ञान ही है। तो हम सब लोग भी मान रहे हैं कि शायद शिक्षा ऐसे ही होती है। लेकिन ये शिक्षा है कैसे? तो भारत की शिक्षा नीति कौन तय करता है? विधान के अनुसार भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री। पहले शिक्षा मंत्री शब्द नाम था, फिर एक दौर में जब अमेरिका वगैरह में चला कि ये तो सब रिसोर्सेज हैं और सब कुछ राज्य के लिए है, स्टेट के लिए है, तो सब रिसोर्सेज तो ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज तो ह्यूमन रिसोर्सेज, उसको हिंदी में कह दिया मानव संसाधन। अब मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय संपूर्ण भारतवर्ष की शिक्षा नीति तय करते हैं और राज्यों की शिक्षा नीति शिक्षा मंत्री तय करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय भारत की शिक्षा नीति तय करते हैं तो जाहिर है कि उनको भारत की संपूर्ण ज्ञान परंपरा और शिक्षा परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो कैसे तय करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ये तो ताश के पत्ते की तरह मंत्री फेंटे जाते हैं। आज शिक्षा मंत्री हैं तो कल पेट्रोलियम मंत्री हैं, तो परसों व्यापार मंत्री हैं, तो फिर कृषि मंत्री हैं, तो वाणिज्य मंत्री हैं, तो विदेश मंत्री हैं। तो इसका अर्थ है कि ये कोई गड़बड़ है। मानव संसाधन विकास मंत्री शिक्षा नीति बनाएं और वो ऐसे देश के बारे में बनाएं जहां करोड़ों वर्षों से एक अत्यंत प्रशस्त ज्ञान परंपरा है, विद्या परंपरा है, शिक्षा परंपरा है, जिसकी हजारों हजार शाखाएं हैं और जो इतिहास में प्रमाणित है कि वो फलप्रद होती है, जिसके द्वारा विद्वान, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार, शिल्पी, सब तरह के लोग, कवि, लेखक, सब एक से एक श्रेष्ठ, जिनको संपूर्ण विश्व श्रेष्ठ मानता है, ऐसे सब तरह के विद्वान, गुणी और दार्शनिक और कलाकार लोग जिस शिक्षा ने पैदा किए, उनका कोई संज्ञान लिए बिना कैसे शिक्षा नीति बन रही है। अच्छा चलिए, तो जो मानव संसाधन विकास मंत्री बनाते हैं वो वस्तुतः कैसे बनाते हैं? तो होता क्या है कि फिर उनके अधीन एक सचिव महाशय हुआ करते हैं। राज्यों में प्रमुख सचिव होंगे और केंद्र में सेक्रेटरी ही कहते हैं सचिव, ठीक है ना। तो शिक्षा सचिव, तो मानव संसाधन विकास मंत्री के नीचे कई सचिव हैं, शिक्षा सचिव है, संस्कृति सचिव है, विज्ञान सचिव है, और ये सब अलग अलग विषय में नीतियां बनाते हैं। अब ये सचिव महोदय का शिक्षण क्या होता है? तो ये IAS होते हैं, एकदम सर्वमान्य नीति है। IAS होंगे यानी इनको मसूरी में या जहां भी सरकार कल को और तय कर दे वहां इनको प्रशासन के नियम बताए जाएंगे। प्रशासन के नियम भी कौन से बताए जाते हैं? अभी तक एंग्लो क्रिश्चियन या यूरोपीय नियम बताए जाते हैं, पर मान लीजिए कल को, अभी तो है नहीं, पर भारतीय नियम भी बता दें
तो प्रशासन के नियम का जानकार शिक्षा सचिव कैसे हो सकता है, विज्ञान सचिव कैसे हो सकता है, संस्कृति सचिव कैसे हो सकता है, लेकिन वो कर रहे हैं। इसके बाद उनके अधीन अतिरिक्त सचिव हैं, फिर संयुक्त सचिव हैं। जो व्यवहार है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, सैद्धांतिक बता रहे हैं। व्यवहार में तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है। केवल एक संकेत आपको दे दें, हर मंत्रालय में नियम यह है कि फाइल नीचे से चलती है, यानी सामान्यतः है मौखिक निर्देश तो सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी दे देंगे, और ये जो अंडर सेक्रेटरी हैं ये वस्तुतः मोटे तौर पे क्लर्क से प्रमोटेड लोग होते हैं, क्योंकि डिप्टी सेक्रेटरी के बाद आईएएस हैं। तो अंडर सेक्रेटरी साहब अपने अधीनस्थ बाबू से कहते हैं, वो बाबू एक नोट बनाता है, मूल नोट बाबू बनाया करता है, हर मंत्रालय में ये है। अंडर सेक्रेटरी उसमें एक आध टिप्पणी लिखेंगे या जरा सा सिग्नेचर करेंगे, फिर वो अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी को जाएगी, डिप्टी सेक्रेटरी से ज्वाइंट सेक्रेटरी को जाएगी, ज्वाइंट सेक्रेटरी से सेक्रेटरी को जाएगी, फिर वो पुटअप की जाएगी मंत्री महोदय के साथ और वो हस्ताक्षर कर देंगे या कुछ लौटा देंगे। तो मोटे तौर पे तो बाबू लोग सारी नीति बना रहे हैं, लेकिन बाबू अफसर से पूछ के उसकी इच्छा के अनुसार जैसा वो कहते हैं वैसी मेहनत करके बनाता है। तो ये शिक्षा नीति की स्थिति है। और फिर इनके अधीन अधिकारियों की, मातहत अधिकारियों की लंबी चौड़ी फौज है, अलग अलग प्रकार की, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे साइंस हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, इन सब की शिक्षा नीति ये अधिकारी ही तय करते हैं। इसमें कमेटियां बना दी जाती है, लेकिन उन कमेटियों में भी कोई कमेटियों में होता है, अगर कोई नेता का चहेता विद्वान है, हाँ। उसकी मुख्य कसौटी यह है कि साहब मंत्री जी इनको बहुत मानते हैं, तो उन विद्वान ने जो जो कहा तो अफसर उसको एकोमोडेट कर लेते हैं, यानी समायोजित कर लेते हैं। लेकिन एक धारा, इसीलिए ये क्या होता है, अंग्रेजी में क्यों सारे ड्राफ्ट बनते हैं, यहाँ बहुत से लोग कहते हैं ना गुलामी है, इसका गुलामी से कोई संबंध नहीं, इसका बुद्धि की कमी, नकलचीपन से संबंध है, आलस्य से, बौद्धिक आलस्य या प्रमाद से संबंध है। कौन इतनी मेहनत करे, तो वो वहां जो तैयार है, कहीं जर्मनी में, कहीं फ्रांस में, कहीं इंग्लैंड में या अमेरिका में, उसकी नकल टीप दो, उसमें थोड़ा सा इधर उधर, जैसे कूंची चलाई जाती है, ब्रश चलाया जाता है, ऐसे दो चार शब्द बदल के इसको भारतीय रंगत दे दो। भारत में अंग्रेजी बौद्धिक आलस्य या बुद्धि के दैन्य से चल रही है, इसका गुलामी से कोई रिश्ता नहीं। काम चोरी, ज्यादा काम नहीं करना पड़े, यहां तक कि स्वयं ड्राफ्ट भी ओरिजिनल नहीं तैयार करना पड़े, हुजूर लोगों ने तैयार कर दिया है, हम उसकी नकल मार के उसमें इधर उधर जोड़ देते हैं। अल्प बुद्धि लोग, समर्थ नहीं, मंद बुद्धि लोग, बौने लोग। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था ना कि विराट देश बौने शासन करता। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया है, केंद्रीय स्तर पर शिक्षा नीति के विमर्श और संचालन के लिए केंद्रीय शिक्षा सचिवालय है, ठीक है ना। फिर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद भी है, फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी बना दिया है, फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भी है। देखने को बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, ये जो अध्ययन करे तो बहुत ही दया आएगी। फिर अध्यापकों की शिक्षा पर विचार के लिए अलग से बना दिया एक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। और प्रांतों में क्या है, प्रांतों में अवर सचिव या सह सचिव के स्तर के शिक्षा संचालक होते हैं, डायरेक्टर एजुकेशन। तो डायरेक्टर एजुकेशन साहब, जो वस्तुतः स्वयं भी वही प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो तय करेंगे कि इस प्रदेश में, क्योंकि शिक्षा संवर्ती सूची में है ना, केंद्र का भी विषय है और राज्यों का भी विषय है, तो प्रांत में कौन सी शिक्षा हो ये डायरेक्टर महोदय तय करेंगे। जाहिर है अपने से ऊंचे अफसर के इशारे पे करते हैं। मंत्री प्रायः कोई इशारा नहीं करते, जो कि कुछ पता ही नहीं होता, वो तो अपना हमारे लोगों को कैसे फिट करो, इसके सिवाय मंत्रियों लोग के द्वारा कोई शिक्षा चिंतन अभी तक देखा नहीं गया है। तो अब जो व्यवस्था है उसमें या तो मानव संसाधन विकास मंत्री अत्यंत ज्ञानी हो, साक्षात बृहस्पति, और उनके अधीन ये सारे ही अधिकारी खूब ज्ञानी होने चाहिए जब भारत जैसे देश की शिक्षा नीति बनाते हैं। और सत्य क्या है कि जैसा मैंने बताया, ये कभी पेट्रोलियम के सचिव हैं, कभी कोयला के, कभी वाणिज्य के, यानी ये केवल किसी तरह एक व्यवस्था फाइल में चलाने में निपुण होते हैं और इनको किसी विषय की और कोई जानकारी नहीं रहती सिवाय प्रशासन के। क्योंकि जो इनको प्रशासनिक सेवा में जो पढ़ाया जाता है, वो अगर इंडियन एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन भी पढ़ाते हैं, तो वो प्रायः है पुराने इतिहास को बहुत संक्षेप में बता देंगे, किसी एक आध लेखक का कोई एक पुस्तक रेफर कर देंगे, इसके बाद मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को ही पढ़ाएंगे। यहाँ तक कि स्वयं अंग्रेजों ने 18वीं शताब्दी में भारत आने के बाद जो तथ्य एकत्रित किए कि भाई हम इस शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, तो क्या इसमें से कोई गुण भी लेने योग्य हैं, इसके लिए उन्होंने सब जगह सर्वेक्षण किए।
तो सर्वेक्षण किया कि यहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या स्तर है, शिक्षा का क्या स्तर है, तो उसमें रिपोर्ट है। बंगाल प्रेसिडेंसी की एडम्स रिपोर्ट है, फिर लिटनर की रिपोर्ट है पंजाब के बारे में, फिर मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट है और मुंबई प्रेसिडेंसी, एक प्रकार से संपूर्ण ब्रिटिश भारत है। तो वो तो आश्चर्यजनक तथ्य है ना। उसमें तो ये पता चला, स्वयं उनकी रिपोर्ट है, धर्मपाल जी ने एक पुस्तक छापी है द ब्यूटीफुल ट्री, उसमें केवल क्या किया है, 18वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारियों की जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उसको छाप दिया है और एक 20-24 पेज की अपनी भूमिका लिखी, अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ा। तो वो क्या बताता है, वो बताता है कि लगभग हर गांव में एक स्कूल है। कब? 18वीं शताब्दी में। और जो बड़े गांव हैं उसमें एक से अधिक विद्यालय हैं। और उस गांव में कौन शिक्षक हैं, तो उस गांव में हर जाति के शिक्षक हैं। उसकी लिस्ट दी हुई है, पूरी पुस्तक है, वो छपी हुई है अंग्रेजी में, द ब्यूटीफुल ट्री, और उसमें उसका विवरण दिया है। उसका सार भी छपा है हिंदी में, मैंने ही उसका सार किया था। तो उससे जो प्रचारित है, प्रचारित क्या किया अंग्रेजों ने, क्योंकि उनके यहाँ ये था कि पहले तो केवल 18वीं शताब्दी तक केवल पादरी पढ़ते थे और थोड़े से राजपुरुष पढ़ते थे। राजघरानों की भी लड़की को शिक्षा की इजाजत नहीं थी। जैसा मैंने उस दिन बताया था ना कि लिबर का अर्थ है बुक, और पुस्तक यानी बाइबिल नामक पुस्तक पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा आंदोलन चला, उसे ही कहा गया लिबर्टी मूवमेंट। यानी ये सबसे बड़ी वहाँ स्वतंत्रता का बहुत बड़ा आंदोलन माना गया कि हमको कम से कम बाइबिल पढ़ लेने दो। तो और लोगों को बाइबिल भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो वो उनके दिमाग में था। तो उन्होंने प्रचार तो ये कर दिया कि भारत में शिक्षा थोड़े से लोगों तक सीमित थी, लेकिन स्वयं उनकी जो रिपोर्ट है वो क्या बताती है कि हर गांव में विद्यालय है, बड़े गांव में एक से अधिक विद्यालय हैं, शहरों में बहुत से विद्यालय हैं, सबकी लिस्ट है। और उनमें जो पढ़ाते हैं वो हर जाति के शिक्षक हैं। जातियों का विवरण दिया है और उसमें जिन्हें हीनतम जाति कहा जाता है उस सब का नाम है कि इसके भी शिक्षक हैं। और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उसमें सभी जाति के विद्यार्थी हैं, जिनमें जिसे शूद्र और अतिशूद्र कहा जाता है उन जातियों के भी नाम हैं। तो तथ्य क्या निकला कि जो प्रचार हुआ है कि हजारों साल से भारत में तो लोग शिक्षा से वंचित थे, केवल एक सीमित वर्ग का अधिकार था, ये झूठ है। ये कौन कह रहा है? अंग्रेजों की रिपोर्ट। लेकिन भारत में यही पढ़ाया जाएगा पुस्तकों में कि नहीं साहब, यहाँ तो शिक्षा का घोर अभाव था, मुट्ठी भर लोगों का या ब्राह्मणों का या अमुक जाति का अमुक वर्ग का शिक्षा पर एकाधिकार था। तो अब ये तो इतना बड़ा झूठ है कि आप किसी को तो प्रमाण माने भाई, अपने माई बाप अंग्रेजों को ही प्रमाण मान लें। तो उनकी रिपोर्ट क्या कहती है, अपने पिताजी या बाबा जी जो भी उनको मानते हैं उनकी ही बात मान लीजिए। उनकी रिपोर्ट बताती है कि हर जगह शिक्षा व्यापक है। तो ये जो भारत के लोगों में अभी तक इतनी चेतना है उसका कारण यही है कि अभी कुछ समय पहले तक यहाँ शिक्षा व्यापक थी। फिर उसमें उन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम भी दिए हैं। तो गणित पढ़ाया जाता है, विज्ञान पढ़ाया जाता है भारतीय ढंग से, ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया जाता है, साहित्य, अलंकार, व्याकरण, फिर रामायण, महाभारत, वेदों के अंश, उपनिषदों के अंश सब दिए हैं। फिर कैसे विशेषज्ञ शिक्षा है इसका भी विवरण दिया है। तो ऐसी प्रशस्त शिक्षा परंपरा जिस देश में थी, वहां शिक्षा कैसी हो ये कौन तय करते हैं? प्रशासन के अधिकारी, जिनको केवल अंग्रेजी ढंग से प्रशासन करने का प्रशिक्षण प्राप्त है। तो जाहिर है कि ये तो शिक्षा का नाश ही करेगी। फिर समय समय पे इसमें आयोग भी बैठालते हैं। तो कोठारी आयोग बैठा था, उसने कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिए। अब कम से कम उसको ही मान लेते। जैसे कोठारी आयोग का एक सुझाव ये था कि भाई मानव संसाधन मंत्रालय में जितने भी सचिव हों और जो एडवाइजर्स हों, सलाहकार हों, वो कौन हो? वो शिक्षा शास्त्री हों या वो संस्कृत के विशेषज्ञ हों। एक भी आईएएस को एजुकेशन सेक्रेटरी नहीं बनाना चाहिए, कल्चर सेक्रेटरी नहीं बनाना चाहिए। ये किसने सुझाव दिया? ये दिया दौलत सिंह कोठारी ने, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भी अध्यक्ष रहे थे, जो स्वयं कांग्रेस शासन के द्वारा अत्यंत सम्मानित वैज्ञानिक और विद्वान